स्टार्ट। इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना दे। इसी समय से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे समाज शिक्षा के नाम से पुकारा गया। 1949 में मैसूर में संपन्न ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा के यूनेस्को सेमिनार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने समाज शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा, यह उसका साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उससे उपलब्ध हो सके। यह उसको बताएगी कि वह अपने आप का वातावरण से अनुकूल किस प्रकार करे। वह जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है उसका सर्वप्रथम उपयोग किस प्रकार करे, इसका भी अभिप्राय उसे उत्तम कला के कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देना भी है जिससे हमारा गृहस्थ जीवन स्वास्थ्य तथा समृद्ध हो सके। इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति और प्रगति में योगदान करे। कबीर ने समाज शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार का पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक की उन्नति भी आवश्यक है। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयत्न करती है। अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा का समाज शिक्षा प्रयास कितना सार्थक हुआ है। आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित्य परिचय प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेखक में डॉक्टर चौबे ने प्रारंभ में लिखा है कि जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और असमानता से ग्रस्त होता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी ही ग्रस्तता आज हमारे समाज में हमारे क्रियाकलापों के विभिन्न अंगों में परिलक्षित हो रही है। जब तक हम इन ग्रस्तता से मुक्त न होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा। इस ग्रस्तता को दूर होने के हमारे लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है। जब तक हम इस प्रयास में सफल नहीं होते हैं तब तक हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था खोखली रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व ही प्रयास प्रारंभ हो गया था। पैरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती है। महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और 1/3 महिलाएं घर में काम करती है। 83% महिलाएं खेतीहर मजदूर है तथा उनमें अधिकतर पशुपालन, दुग्ध संबंधित उद्योगों में काम कर रही है। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं जो अपने घरों में झुग्गियों में भीतर बैठकर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती है। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमियों के साथ रहती है, सुबह उठकर अधिकांश घरों का कोठियों में झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती है। इन्हें नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की सुभाषई कामगार सेवा संस्था ने खींचा। इस संस्था ने पहले बुनकरों, कपड़ों, बीड़ी, उनके लिए बांस उद्योग में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए
और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और हर स्थान पर लागू की जा सके। यह एक आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। समय समय पर इनके लिए उद्योगों को कभी अत्यंत कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिर भी उसके अपने बुनियादी ध्येय में और ना ही उसके महिलाओं और उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शीतलता आने दी। यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों के प्रति इस संघर्ष को चालू रखा जाएगा। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसीलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारस्परिक सुख सुविधा में अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से दुविधा में डालना है कि वह वर्तमान सामाजिक पारंपरिक यथार्थ को स्वीकार कर उनमें ही आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे हैं। आंदोलन को अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए। दरअसल किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक स्थान पर लाना संभव नहीं है। जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता महिलाओं की समस्याओं के आड़े आती है।